दोस्तों आज की हमारी कहानी है सपना और राजवीर के नाम। तो चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। मैंने अपना सिर उसके कंधे पर रखा हुआ था और वो मेरे बालों को सहला रहा था। जब भी मैं बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार होती थी तो वो हमेशा अपना कंधा मेरे सामने कर देता था और मैं उस पर अपना सिर रखकर जैसे सारे गम भूलने लगती थी। अपने अभिषेक की यादों से निकलने के लिए मुझे राजवीर के कंधे की हमेशा ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि अभिषेक को सोचते सोचते मैं पागल होने लगती थी। अभिषेक के जाने के बाद जिस तरह राजवीर ने मुझे सहारा दिया था, इस भरी दुनिया में मुझे वही अपना लगने लगा था। मैं उससे अपने दिल के सारे गम हल्के कर लेती थी और वो भी अपना कंधा मेरे लिए हमेशा हाजिर रखता था। उसके कंधे पर सर रखकर मेरे दिल को सुकून मिलता था, लेकिन मेरा दिल राजवीर के लिए बिल्कुल साफ था। मेरे दिल में कभी भी राजवीर के लिए गलत फीलिंग नहीं आई थी, और आती भी कैसे। मेरे दिल पर तो अभिषेक ने कब्जा कर रखा था। मरने के बाद भी वो मेरे दिल से निकला नहीं था। उसे मुझसे बिछड़े हुए पूरा 1 साल बीत चुका था, मगर ऐसा लगता था जैसे वो अभी अभी मुझसे जुदा हुआ है। मुझे यकीन ही नहीं होता था कि वो मेरी ज़िंदगी से जा चुका है, जिसके साथ मेरी ज़िंदगी किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। मैं राजवीर के कंधे पर सिर रखकर अभिषेक के साथ गुजारे हुए उन लम्हों के बारे में सोचने लगी, जो शायद अब कभी लौट कर आने वाले नहीं थे। मुझे आज भी याद है जब मेरी सगाई वाले दिन वो बार बार मुझे फ़ोन करके पूछ रहा था कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, वास्तव में तुम्हारे घर वाले क्या मान गए हैं। और मैं हंसकर उससे कह रही थी कि ये हकीकत है, अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो चुकी हूँ। बस कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो जाएगी और हमारी मोहब्बत हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगी, क्योंकि प्यार और लगन सच्ची हो तो फिर कोई भी दुनिया की ताकत आपको मिलने से रोक नहीं सकती। अभिषेक ने मुझे पाने के लिए बहुत पापड़ बेले थे। हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। वो मेरी जाति का भी नहीं था और मेरे घर वालों ने बहुत ही विरोध किया था, मगर अभिषेक की सच्ची लगन और प्यार ने आखिरकार वो दिन दिखा दिया था कि मैं आज उसकी नाम की अंगूठी पहनकर उसकी हो चुकी थी। दिन रात एक दूसरे के साथ घंटों हम लोग बातें करते। उसका बस नहीं चलता था कि वो अभी से मुझे अपनी पनाहों में ले ले। वो तो जैसे उंगलियों पर दिन गिन रहा था कि कब हमारी शादी हो और कब वो मुझे अपनी बाहों में ले ले और अपनी मोहब्बत का बेबाक इजहार कर डाले। मगर इसके बेबाक जुमले अभी भी मेरे कानों में पड़ते तो मैं शर्म से लाल हो जाती। वो ऐसी ऐसी बातें करता जो मुझे रात भर जगाए रखती थीं और मैं बेचैनी से करवटें बदलती रहती थी। अब मैं भी उसकी संगत के लिए तड़पने लगी थी। और फिर हमारी शादी का दिन भी आ गया। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिन था, मेरे ख्वाबों का दिन, मेरी मोहब्बत की बुनियाद का दिन। मैं उस दिन को भला कैसे भूल सकती थी जब उसने मुझे अपनी बाहों में उठाकर बड़े हक और प्यार से अपने कमरे में ले गया था। सब लोग उसे बेशर्मी के ताने दे रहे थे, मगर उसे किसी की भी कोई परवाह नहीं थी। कहता था कि अब तो ये मेरी बीवी बन चुकी है, अब भी किसी को ऐतराज़ है तो मुझे कोई परवाह नहीं। ये कहते हुए उसने मुझे उठाया था और कमरे में ले आया। कमरे में जाते ही हमारे ऊपर फूलों की बारिश हुई थी और मेरी खूबसूरत खुशियों भरी ज़िंदगी की शुरुआत उसने बहुत ही रोमांटिक अंदाज में की थी। कहता था कि मेरा बस नहीं चलता कि मैं किस तरह से अपनी मोहब्बत का इजहार तुमसे करूं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम मेरी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए शामिल हो चुकी हो। वो जिसका शामिल होना किसी खूबसूरत ख्वाब से कम नहीं था, और मैं उसकी इस खूबसूरत जुमलों का रस अपने कानों में सुनकर शर्म से पानी पानी हो रही थी। वो कहने लगा कि अब तो मेरा हक बनता है कि मैं तुमसे अपनी मोहब्बत जताऊं। अब भी तुम शर्माओगी तो बात आगे कैसे बढ़ेगी। फिर ये कहते ही उसने मुझे अपनी पनाहों में ले लिया था और फिर ज़िंदगी में कितनी ही हसीन रातें उसके पहलू में गुजरने लगीं और ज़िंदगी किसी रोमांटिक फिल्म से कम नहीं दिखती थी। हमारी मोहब्बत की निशानी 1 साल बाद ही हमारी गोद में आ गई। एक नन्ही सी परी को जब उसने अपनी गोद में उठाया तो देर तक उसे चूमता रहा। कहने लगा कि मैं तो यही चाहता था कि मेरी बेटी हो जो बिल्कुल मेरी पायल जैसी हो, और देखो ये बिल्कुल तुम पर गई है। वो इस कदर खुश था कि मैं उसे देखकर खुशी से आंसू बहा रही थी। भला इतनी खूबसूरत ज़िंदगी भी किसी की होती है जितनी मेरी थी। मेरे ससुराल वाले भी बहुत प्यार करने वाले थे और ख्याल रखने वाले थे। मेरे सास ससुर के अलावा मेरा एक देवर था जो मेरे नाज नखरे उठाते नहीं थकता था। राजवीर घर भर का लाडला था और मैं उसकी लाडली भाभी। अगर मुझे जरा सा भी कोई डांट देता तो वो उससे नाराज़ हो जाता कि खबरदार जो किसी ने भाभी को कुछ भी कहा। और मैं तो अपनी किस्मत पर जितना भी रश्क करती कम था।
मेरा पति मुझे सिर आँखों पर बिठाता और देवर भी, और सास भी ऐसी मिली थी कि मुझे उसमें अपनी माँ नजर आती थी। मैं दुआ करती थी कि मेरी जैसी किस्मत हर लड़की की हो, मगर बहुत जल्दी मेरी ये दुआ बद्दुआ में बदलने वाली थी। मेरी खुशियों भरी जिंदगी को किसी की नज़र लगने वाली थी, और ऐसी नज़र जिसकी काली स्याही मेरी ज़िंदगी से कभी भी उतरने वाली नहीं थी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा हादसा होने वाला था जो शायद मेरी ज़िंदगी की काया ही पलट देता। हमारी शादीशुदा ज़िंदगी को किसी की बहुत ही बुरी नज़र लग गई थी। पूरे देश में एक महामारी फैल गई थी जिसने हमारे घर में भी पंजे गाड़ लिए थे। ये कोविड का दौर था और पूरे देश में खौफ और दहशत की लहर दौड़ गई थी। एक दिन अभिषेक ऑफिस से लौटा तो उसकी तबीयत कुछ ख़राब थी। कहने लगा कि मेरे लिए एक कप गर्म चाय बना दो, मुझे फ्लू हो रहा है। मैंने उसके माथे पर हाथ रखा तो वो बुखार से तप रहा था। मैं एकदम से परेशान हो गई। कहने लगा मैं ठीक हो जाऊंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मगर उसे ये बुखार ऐसा चढ़ा कि फिर उतरने का नाम ही नहीं लिया। पूरे घर में खौफ और दहशत की लहर फैल गई थी, क्योंकि जिस तरीके की खबरें न्यूज़पेपर और टीवी पर दिखाई जा रही थीं, सब घर वालों के होश उड़ गए थे। और जब अभिषेक का चेकअप कराया गया तो हम सब पर जैसे आसमान टूट पड़ा था। अभिषेक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। अभिषेक की रिपोर्ट पॉजिटिव निकलते ही अभिषेक ने मेरा टेस्ट भी करवाया था और मैं भी पॉजिटिव ही पाई गई थी। लेकिन मुझे अपनी इतनी परवाह नहीं थी जितनी परवाह मुझे अभिषेक की थी, क्योंकि अभिषेक की हालत मुझसे ज़्यादा कहीं ख़राब थी। अभिषेक ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था, किसी को अपने करीब नहीं आने देता था। मैं दरवाज़ा पीटती रहती मगर वो कहता कि पायल मुझसे दूर रहो। मैं जानती थी कि पूरा देश इस महामारी की लपेट में आ चुका था और लोग मर रहे थे, अपने सगों को अपनी ही नज़रों के सामने मरता देख रहे थे और बेबस थे। मैं तो जल्दी ही इस बीमारी से उभरने लगी थी, लेकिन अभिषेक की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और किसी को भी उसके करीब जाने की इजाज़त नहीं थी। हम बस दूर से ही उसे देखते रहते थे। मैं आईसीयू वार्ड के बाहर खड़ी अभिषेक को देख रही थी। मेरी मोहब्बत मेरी नज़रों के सामने दम तोड़ रही थी और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मेरी खुशियों भरी ज़िंदगी को जैसे आग लगी थी। और फिर वो क़यामत खेज़ मंजर मुझे आज भी याद है, जब मेरे अभिषेक ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी थी। वो मुझे जिस आस और दर्द भरी निगाहों से देख रहा था, मेरा जी चाहा कि मेरा कलेजा फट जाए और मैं भी अभिषेक के साथ इस दुनिया से चली जाऊं। मैं उससे लिपट जाना चाहती थी, उसकी सारी तकलीफ़ों को अपने अंदर समा लेना चाहती थी। लेकिन उसने मुझसे वादा लिया था कि तुम मरने के बाद भी मुझे हाथ नहीं लगाओगी। उसने मुझे मेरी मोहब्बत का वास्ता दिया था, हमारी मोहब्बत की निशानी हमारी बच्ची का वास्ता दिया था कि तुम्हें जीना होगा, हमारी बच्ची के लिए जीना होगा। और मुझे उसका आखिरी वादा निभाना था। हमारे पूरे परिवार में एक मातम छाया हुआ था और मैं तो ऐसी थी जैसे अब शरीर में जान बाकी ना हो। अंजलि उस वक्त सिर्फ 1 साल की थी। मेरे लिए उसे संभालना बहुत मुश्किल हो चुका था, क्योंकि मैं खुद को भी संभाल नहीं पाती थी। और इसी दौरान राजवीर का साथ मेरे लिए किसी ठंडी छाँव जैसा था। राजवीर अभिषेक से पूरे 5 साल छोटा था, मगर उसने जैसे सब घर वालों को संभाल लिया था और वो घर का बड़ा आदमी बन चुका था। कहता था कि भाभी परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जो किस्मत में लिखा है हम उसे बदल नहीं सकते, और जो तकदीर हमारी झोली में डालना चाहती है उसे हम नज़रअंदाज करें, ये भी अच्छी बात नहीं। मैंने कहा अब मेरे पास बचा ही क्या है, सब कुछ तो फना हो गया। अभिषेक हर चीज़ अपने साथ ले गया। कहने लगा कि अगर तुम इस तरह से दिल हार जाओगी तो अंजलि को कौन संभालेगा। उसे तुम्हारे साथ की और प्यार की ज़रूरत है। तुम्हें भाई के लिए नहीं बल्कि उसकी निशानी को अपने सीने से लगाकर जीना होगा। और शायद भाई भी ऐसा नहीं चाहते थे कि तुम उनकी याद में घुलती रहो। तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए। यूं ही 1 साल बीत गया था और आज भी राजवीर का कंधा हमेशा मेरे हर दुख और गम को जज्ब कर लेता था। मैं उसे अपने छोटे भाई की तरह समझती थी और अपना हर दुख सुख उससे बांट लेती थी। अगर वो न होता तो शायद आज मैं भी मर चुकी होती, मगर उसने मुझे जीने की उम्मीद दी थी। आज रात भी अभिषेक की यादें मुझे सोने नहीं दे रही थीं। तभी राजवीर ऑफिस से लौटा। वो पहले से काफ़ी ज़्यादा परिपक्व और संजीदा स्वभाव का मालिक बन चुका था। जब अभिषेक जिंदा था तो उसमें बहुत बचपना था, मगर अब वो घर भर का बड़ा बन गया था। उसे देखकर ही मेरे दिल में सुकून की एक लहर दौड़ उठती थी। वो मुझे दूर से देखकर मुस्कुराने लगा, फिर मुझे अपने पास बुलाया। कहने लगा भाभी आज मौसम बहुत अच्छा है, चाय के साथ गर्मा गर्म समोसे हो जाएं तो मज़ा आ जाए। मैंने कहा कि तुम्हारे कहने से पहले ही मैंने इंतज़ाम कर लिया है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं बस अभी सब सेट करती हूँ। कहने लगा भाभी अंजलि कहीं नज़र नहीं आ रही।
मैंने कहा, वो अपनी दादी के पास सो चुकी है। राजवीर को अंजलि से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। वो ऑफिस से जब भी आता उसके लिए कोई ना कोई चीज़ लेकर ज़रूर आता था। मैं अभिषेक के कमरे में चाय और समोसे लेकर गई। कहने लगा कि तुम भी मेरे साथ बैठकर चाय पी लो, थोड़ी सी गपशप लगा लो। मैं उसे देखकर मुस्कुरा दी और कहा कि तुम थक हार कर आए हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। कहने लगा, जब भी तुम्हें और अंजलि को देखता हूँ तो सारी थकान दूर हो जाती है। मैं उसे देखकर मुस्कुराने लगी, मगर न जाने क्यों कभी कभी मुझे ऐसा लगता था जैसे राजवीर की बातों के पीछे छुपे हुए मतलब कुछ और होते हैं जिन्हें मैं समझ नहीं पाती, मगर मैं इसे अपना वहम समझकर झटक देती थी। मैं उसके पास बैठकर चाय पीने लगी। मौसम वाकई बहुत सुहाना था, मगर मेरे दिल का मौसम वीरान और उजड़ा हुआ था। चाय पीते पीते राजवीर मुझे ही देख रहा था। कहने लगा, भाभी देखो तो सही, ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, मौसम भी अच्छा हो रहा है। क्या तुम्हारा हक नहीं इन खुशियों पर? क्या तुमने कभी भी मूव ऑन करने का नहीं सोचा? मैं जानता हूँ कि भाई से तुम्हारी मोहब्बत बहुत ही ज़्यादा मिसाली थी और कोई भी उस मोहब्बत को बदल नहीं सकता, मगर फिर भी किसी दूसरे मर्द के लिए अपने दिल के दरवाजे खोलने में क्या हर्ज है? उसकी बातें आज बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली थीं और मैं अंदर तक हिल गई थी। मैंने उसकी आंखों में देखा तो उसमें बेशुमार जज्बात थे, बेचैनी थी, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता हो मगर कह ना पा रहा हो। मुझसे उसकी आंखों में ज़्यादा देर तक देखा नहीं गया। मैंने अपनी नज़रों का रुख सामने पेड़ों पर बैठी चिड़ियों की तरफ लगा दिया। वो बारिश में नहाने के बाद बहुत खुश हो रही थीं। मेरे लिए चाय का घूंट पीना मुश्किल हो रहा था। हालांकि राजवीर और मैं रोज ही देर तक बातें करते रहते थे, लेकिन न जाने क्यों आज मेरा दिल इतना बेचैन हो रहा था। ऊपर से राजवीर की मतलब भरी बातें मुझे बेचैन कर रही थीं। इससे पहले कि मैं चाय का कप रखती और वापस पलटती, उसने एकदम से मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं बिल्कुल सन्न रह गई, क्योंकि उसका स्पर्श बहुत अलग था। इससे पहले भी कई बार राजवीर से मैं टच हुई थी, लेकिन आज उसकी छुअन में कुछ अलग ही जज्बात थे और वो मुझे अंदर तक हिला गए थे। मेरे अंदर झंझनाहट सी मच गई थी। मैं एकदम से पलटी और उसकी आंखों में देखा तो वो बहुत अंदर तक गहराई से मुझे देख रहा था, जैसे जानना चाहता हो कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। मैंने कहा, राजवीर मेरा हाथ छोड़ो। कहने लगा, अगर ना छोड़ूं तो? और अगर मैं ये हाथ हमेशा के लिए पकड़ना चाहूँ तो? उसकी बात सुनकर तो मेरे तन बदन में आग सी लग गई थी। मैंने जोर से अपना हाथ झटका और कहा, ये तुम क्या बोल रहे हो राजवीर? होश में तो हो, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम्हें इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। कहने लगा, पायल मेरा भाई मर चुका है और आप अब मेरी भाभी नहीं रही। आप मेरे लिए एक लड़की हैं और मैं एक लड़का हूँ, एक ऐसा लड़का जो आपको सहारा देना चाहता है, आपकी ज़िंदगी में खुशियों के रंग भरना चाहता है। और विश्वास करो, मैं पूरे हक और सम्मान से तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ूंगा और कभी भी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं तुम्हें यूं घुट घुट कर मरते सिसकते हुए ज़िंदगी जीते नहीं देख सकता। मेरे दिल को बहुत दुख होता है। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की कि मैं तुम्हारी तरफ से अपना ध्यान हटा लूं, क्योंकि तुम मेरी भाभी हो, मेरे मरे हुए भाई के प्यार की निशानी हो। लेकिन क्या करूं, दिल के हाथों मजबूर हो चुका हूं। मेरा भगवान इस बात का साक्षी है कि भाई जब जिंदा थे तो मैंने कभी आप पर गलत निगाह नहीं डाली थी। आप मेरे लिए बहुत ही सम्मान का स्थान रखती थीं, लेकिन भाई के जाने के बाद जिस तरह आप टूट कर बिखर गई थीं और मैंने आपको सहारा दिया था, तो खुद ब खुद मेरा दिल आपके लिए पिघलने लगा था। मेरा जी चाहता था कि पूरे हक और सम्मान से तुम्हें सहारा दूं, लेकिन मैंने खुद पर बंद बांध लिए थे। लेकिन अब और ज़्यादा बंदिशें नहीं लगा सकता। मेरा विश्वास करो पायल, मैं तुम्हें सच्चे दिल से अपनाना चाहता हूँ, ये खुशियों भरी ज़िंदगी देना चाहता हूँ, क्योंकि इन खुशियों पर तुम्हारा भी हक है। भाई के जाने से तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, फिर क्यों खुद को रोग लगाए बैठी हो? इस खोल से बाहर निकलो, अपने आसपास नज़र दौड़ाओ, ये ज़िंदगी बहुत हसीन है और मेरी पनाहों में और भी हसीन हो जाएगी। राजवीर अपनी बाहें खोले खड़ा था और मैं हैरत से आंखें फाड़े उसे देख रही थी। मैं तो उसकी बातें सुनकर अंदर तक हिल गई थी। उसे गुस्से से देखने लगी और कहा, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारे साथ अपने दुख बांटे, तुम्हें अपना छोटा भाई समझकर तुम्हारे कंधे पर सिर रखकर आंसू बहाए, मगर मैं भूल गई थी कि भाई सिर्फ सगा भाई होता है, बाकी सारे मौके की ताक में रहते हैं। मैं तो अपना गम हल्का करने के लिए तुम्हारे करीब आती थी, लेकिन तुमने मेरी इस बात का कुछ गलत ही मतलब निकाल लिया है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। एक आंसू टूटकर मेरी आंख से गिरा और गर्दन तक लुढ़क गया था और उसने बेख्तियार ही अपनी उंगली के पोरे से मेरी गर्दन पर पड़ा आंसू छुआ तो जैसे मेरे अंदर करंट दौड़ गया।
कहने लगा, मैं तुम्हारी आंखों से आंसू हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए ये सब कह रहा हूँ। मेरी नीयत पर शक मत करो, तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत सच्ची है। तुम कब तक भाई की यादों के सहारे ये पहाड़ से ज़िंदगी काट सकती हो? भाई को गए अभी 1 साल हुआ है, अभी तो तुम्हारे आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है। और मेरी नीयत पर शक मत करना और ना ही खुद को कम और लाचार समझना। मैं ये रिश्ता सिर्फ तुम पर तरस खाकर नहीं जोड़ रहा, बल्कि मैं भी तुम्हारे लिए अब कुछ कुछ महसूस करने लगा हूँ। और ये राज मुझ पर पिछले महीने ही खुला था, जब मेरी ऑफिस की एक लड़की ने मुझे प्रपोज किया था। उस लड़की के लिए पूरा ऑफिस दीवाना है और वो मेरी दीवानी थी, लेकिन मैंने उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया। और वजह जानती हो क्या है? वजह तुम हो। मुझे उसी दिन महसूस हुआ कि मैं तो अपने दिल में किसी और को बसाए बैठा हूँ, और जब दिल में झांक कर देखा तो तुम पूरे आबोताब से मेरे दिल के सिंहासन पर बैठी हुई मुस्कुरा रही थी। हालांकि मैंने तब से खुद को समझाने की लाख कोशिश की कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, आप मेरे भाई की निशानी हैं, लेकिन मैं इस दिल का क्या करूं? आज भी ये दिल फिर से बेकाबू हो गया, और आज जब मैंने अपने सारे सब्र खो दिए, मेरे पास कोई चारा नहीं है, तो मैंने ये सब कुछ आपसे कह दिया। हालांकि मेरे अंदर की जलन तड़प मुझे चैन नहीं लेने देती, मुझे रातों को जगाए रखती है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि हम दोनों को एक मौका मिलना चाहिए अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ भरने का। मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप अच्छी तरह से सोच लें। आप भी जानती हैं कि पूरी ज़िंदगी अकेले काटना बहुत मुश्किल है, और आपकी अभी उम्र भी सिर्फ 25 साल ही तो है। मैंने कहा, राजवीर, तुम मुझसे पूरे 2 साल छोटे हो, और मैंने कभी भी तुम्हें उस नज़र से नहीं देखा। मुझे जैसे दुख हुआ था। कहने लगा, तो अब देख लो, मैं इतना बुरा नहीं लगूंगा आपको। अपने देखने का नज़रिया बदलो, मुझसे प्यारा आपको कोई भी नहीं लगेगा। ये कहते कहते उसकी आंखों में शरारत नाचने लगी थी। मैंने कहा, आज तो तुमने ये बात कह दी, आगे कभी इस बात का जिक्र मत करना, वरना मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊँगी। मेरी बात को गंभीरता से लेना, क्योंकि मैं कभी भी नहीं कर सकती जो तुम चाहते हो। मेरे अंदर बाहर सिर्फ और सिर्फ अभिषेक है, और मैं कभी भी उसे भूल नहीं सकती। मैं किसी दूसरे मर्द के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकती। ये कहते ही मैं कमरे से निकल गई और अपने कमरे में आ गई। मेरा दिल ज़ोर से धड़क रहा था। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि राजवीर मुझसे मोहब्बत करता है। कभी शक तक नहीं होने दिया था उसने। मुझे लगता था जैसे मैंने ही उसे हिम्मत दी है। मगर अब मैं सतर्क रहूँगी। मैंने सोच लिया था कि अब उसके सामने कभी नहीं जाऊँगी, मगर उसने तो जैसे जिद पकड़ ली थी। कुछ दिन गुजर गए, न मेरा उससे सामना हुआ और ना ही उसका मुझसे। मुझे लगा कि ये बात वह भूल चुका होगा, और मैंने सुकून का सांस लिया। मगर एक दिन मेरी सास मेरे कमरे में आई, मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, मैंने तुम्हें कभी भी अपनी बहू नहीं समझा, बल्कि तुम मेरी बेटियों की तरह हो। मैं नहीं चाहती कि तुम कभी भी इस घर में खुद को असुरक्षित समझो, और तुम मेरे बेटे की मोहब्बत हो। बस तुम्हारी किस्मत में ही अभिषेक का साथ इतना ही लिखा था। मगर मेरी बेटी, आगे पहाड़ जितनी ज़िंदगी तुम कैसे काटोगी? अंजलि को भी एक बाप की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोबारा से शादी करने के बारे में सोचो। मैं अपनी सास की बात सुनकर इतनी हैरान नहीं हुई थी, क्योंकि अभिषेक को बिछड़े हुए पूरा 1 साल गुजर गया था, और शायद अब इस घर में मेरी गुंजाइश नहीं थी। इसीलिए वो ढके छुपे शब्दों में मुझे इस घर से जाने का कह रही थी। मैंने कहा, मम्मी, मैं कभी भी आप पर बोझ नहीं बनूंगी। अगर आप चाहती हैं तो मैं इस घर से चली जाऊंगी, अपने माँ बाप के घर चली जाऊंगी, क्योंकि वो भी मुझे याद करते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ आ जाओ। मगर रही बात शादी की, तो मैं अभिषेक के अलावा किसी को ज़िंदगी में शामिल करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत था, और हमेशा मेरे दिल में धड़कन बनकर धड़कता रहेगा। मेरी सास मेरी बात सुनकर रोने लगी। कहने लगी, तुमने कैसे सोचा कि मैं तुम्हें यहाँ से निकालने का कह रही हूँ? तुम तो मेरे बेटे की वो निशानी हो जिसे देखकर मुझे मेरा बेटा याद आता रहता है। तुम में मुझे उसकी झलक नज़र आती है। मैं तो तुम्हारे पास किसी और बात के सिलसिले में आई थी। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, आप खुलकर बात करें। मेरी सास ने कहा कि मैं चाहती हूँ तुम मेरे दूसरे बेटे की दुल्हन बन जाओ। राजवीर तुम्हें चाहता है, और उसने मुझे तुम्हें मनाने के लिए भेजा है। राजवीर की बात सुनकर पहले तो मैं हैरान हुई थी, मगर फिर जब सोचा तो मुझे उसकी बात सुनकर खुशी हुई। मैंने राजवीर की शादी तो करनी ही है, तो वो फिर तुमसे क्यों नहीं, किसी और लड़की से क्यों? जब घर में लड़की मौजूद है तो हमें बाहर से लड़की लाने की क्या ज़रूरत है? मेरी सास इतने सामान्य लहजे में ये बात कर रही थी कि मैं अंदर तक हिल गई थी। मैंने कहा कि मैंने राजवीर को कभी इस नज़र से नहीं देखा। वो मेरा छोटा भाई है, मैं उसे शादी करने का सोच भी नहीं सकती। आप प्लीज़ मुझे मजबूर मत करें। मैंने उनकी मिन्नत की।
कहने लगी कि मैं तुमसे ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, मगर तुम भी जानती हो कि अंजलि को राजवीर जैसा प्यार और कोई नहीं दे सकता, और राजवीर तुमसे वाकई बहुत प्यार करने लगा है। मेरा बेटा दिल का बहुत अच्छा है, बिल्कुल अभिषेक जैसा, तुम्हारा उतना ही ख्याल रखेगा। तुम अच्छी तरह से सोच समझकर फैसला कर लो मेरी बेटी। हम तुम्हारी राय का सम्मान करेंगे और तुम्हें कभी मजबूर नहीं करेंगे, मगर ये सब कुछ तुम्हारे भले के लिए है। ये कहते हुए वो मेरे कमरे से चली गई और मैं एकदम से गुमसुम सी बैठी रह गई। जिंदगी मुझे ऐसे दोहराए पर लाई थी कि मेरे आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अभिषेक के अलावा किसी दूसरे मर्द को अपनी ज़िंदगी में शामिल भी करूंगी, और राजवीर वो तो बिल्कुल भी नहीं। और राजवीर खामोशी से मेरे फैसले का इंतज़ार कर रहा था, और जब मैंने इनकार कर दिया तो वो फिर से दंदनाता हुआ मेरे कमरे में चला आया। कहने लगा, भाई तो प्राकृतिक मौत मरे, मगर शायद तुम मुझे अपनी मोहब्बत में मार दोगी। तुम कितनी कठोर दिल हो पायल। एक इंसान जो तुमसे टूटकर मोहब्बत करता है और सिर्फ बदले में यही चाहता है कि कम से कम उसकी मोहब्बत को कबूल कर लो, चाहे बदले में उसे वैसी मोहब्बत ना दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कम से कम कि मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करके तुम्हें कभी भी कोई पछतावा नहीं होगा, मगर तुम मुझे ना मिली तो मैं तड़प तड़प कर मर जाऊँगा। और मैंने अचानक ही तड़प कर उसके होंठों पर अपने हाथ रख दिए थे। इस बात में कोई शक नहीं था कि राजवीर मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा था, चाहे मैंने उसे इस नज़र से कभी ना देखा हो, मगर फिर भी मुझे वो बहुत प्यारा था। और मैं कभी नहीं चाहती थी कि राजवीर कभी खुद को कोई नुकसान पहुंचाए, और इसीलिए ना चाहते हुए भी मुझे वो फैसला लेना पड़ा जो मैंने कभी लेने का सोचा भी नहीं था। और आज मैं राजवीर की दुल्हन बनकर उसकी सेज सजाए बैठी थी। मेरे दिल में कोई भावना नहीं थी, बल्कि परेशानी थी कि न जाने मैं राजवीर की मोहब्बत के बदले उसे मोहब्बत दे भी पाऊंगी या नहीं। वो कमरे में आया तो इस कदर खुश था कि मैं उसे देखकर नज़रें झुका गई। वो मेरे पास आकर बैठ गया और कहने लगा, मैंने तुम्हारी संगत के लिए अपनी आंखों में सपने सजाए थे, और इतने ज़्यादा सपने देखे थे कि अब वो हकीकत भी सपना लगने लगी है। अगर तुम इजाज़त दो तो तुम्हें छूकर महसूस करना चाहता हूँ, ताकि मुझे ये सब कुछ सपना ना लगे। और मैंने बेख्तियार उसकी आंखों में देखा जिसमें बेशुमार भावनाएं थीं। क्या मैं इन शिद्दतों को, इन जज्बातों को और मोहब्बतों को सह पाऊंगी? मैंने बेख्तियार अपनी नज़रें झुका ली थीं। उसने आहिस्ता से मेरे दोनों हाथ थाम लिए और अपनी आंखों पर लगा लिए, फिर अपने होठों पर लगा लिए। उसकी हर अदा में मोहब्बत झलक रही थी। कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल इस रिश्ते को कबूल नहीं कर पा रहा, मगर मैं चाहता हूँ तुम मुझे एक मौका दो। मुझे यकीन है कि मेरी संगत पाकर तुम दुनिया का हर गम भूल जाओगी, क्योंकि मोहब्बत दुनिया की वो अकेली चीज़ है जो हर तरह की तकलीफ से इंसान को निकाल लेती है। मैंने कहा, राजवीर, मेरे दिल में अब भी अभिषेक बसा है और मैं इस रिश्ते को कबूल करने में कुछ वक्त लूँगी। वो कहने लगा, परेशान मत हो, तुम जितना वक्त चाहो ले लो, मगर मैं यकीन से कहता हूँ कि बहुत जल्द तुम मेरी मोहब्बत में पागल हो जाओगी। उसने इस कदर यकीन से कहा कि मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, देखते हैं। राजवीर ने उस रात मुझे हाथ भी नहीं लगाया था। अपना तकिया लेकर सोफे पर लेट गया और मैं भी फ्रेश होकर आराम से बेड पर लेट गई थी। वक्त ने कहां से कहां लाकर पटक दिया था। 1 साल पहले की ही तो बात है। मैं और अभिषेक कैसे एक दूसरे की बाहों में लिपट कर सोया करते थे, और आज मैं उसके ही छोटे भाई के कमरे में उसकी पत्नी की हैसियत से लेटी हुई थी। देखते देखते वक्त यूं ही गुजरता गया और राजवीर मुझ पर अपनी चाहतें और मोहब्बतें लुटाता रहा। उसने कभी भी मुझे छूने की, मेरे साथ पति पत्नी वाला रिश्ता बनाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन मेरा ख्याल बहुत रखता था। हर वक्त अपनी मोहब्बत का इजहार करता, हर वक्त मेरी ज़रूरत का ख्याल रखता। वो तो जैसे मुझे पाकर ही हवाओं में उड़ने लगा था। मैंने शुरू में उसे खुद से दूर रखा था, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं मान रहा था उसके करीब जाने के लिए, मगर धीरे धीरे उसने मेरे दिल को पिघला ही लिया। एक रात ऑफिस से वापस लौटा तो उसे बहुत तेज़ बुखार था। कहने लगा, पायल, मेरे लिए 1 कप चाय तो बना दो। उसका गला भी ख़राब लग रहा था और मेरी तो जैसे जान निकल गई थी। बिल्कुल वैसी ही हालत थी जैसी अभिषेक की हुई थी। मैं जल्दी से गई और उसके लिए चाय बनाकर लाई। वो बुखार से तप रहा था। मैं सारी रात उसके माथे पर पट्टियाँ रखती रही और वो बेहोशी में भी मेरा नाम पुकारता रहा। मैंने कहा, राजवीर, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बस हल्का सा बुखार है। हालांकि अंदर से मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। बार बार अपने आंसू साफ करती, कब उसे पट्टियाँ करते करते उसके सीने से लगकर सो गई पता ही नहीं चला। सुबह उठी तो वो बिल्कुल फ्रेश था। वो मुझसे पहले ही जागा हुआ था और मेरे बाल अपनी
उंगलियों से सहला रहा था। मैं जल्दी से उससे अलग हुई, अपनी साड़ी ठीक की और उससे दूर हटने लगी तो उसने ज़ोर से खींचकर मुझे अपने सीने से लगा लिया। कहने लगा, ये बुखार तो मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ क्योंकि तुम मेरे करीब जो आ गई हो। और मेरा दिल ज़ोर से धड़का था। मैंने कहा, छोड़ो राजवीर, तुम्हें मेडिसिन भी देनी है। कहने लगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यकीन नहीं आता तो ये हाथ पकड़ो और मुझे छूकर देख लो। उसने मेरा हाथ बेख्तियार अपने माथे पर लगाया और फिर अपने सीने पर रखा। कहने लगा, पायल, इस दिल की धड़कनों को सुनो जो तेज रफ्तार से भागते हुए तुम्हारे ही नाम का जाप कर रही हैं। तुम्हारे स्पर्श से ही मैं ठीक हो गया हूँ। किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। शायद मुझे इसी चीज़ का बुखार था कि तुम मेरे पास होते हुए भी मेरे करीब नहीं थी और ये अंदर की जलन बाहर आ गई थी और बुखार में बदल गई। मैं बेख्तियार उससे अलग हुई। मैं बेड से उतरकर खड़ी हो चुकी थी और गेट की तरफ बढ़ने लगी। मैंने कहा, मुझे नीचे नाश्ता बनाने जाना है, मुझे छोड़ो ना। मगर वो शायद छोड़ने के मूड में नहीं था क्योंकि इतनी मुश्किल से तो मैं उसे मिली थी। राजवीर ने मुझे दोबारा से पीछे से अपनी बाहों में ले लिया था। पीछे से मेरी गर्दन को चूमते हुए कहने लगा, और कितना तड़पाओगी, अब बस भी करो यार। राजवीर कुछ ज़्यादा ही जज्बातों में बह गया था और मेरे साथ गुस्ताखियाँ करने लगा। मेरे मुंह से दबी दबी सी सिसकी निकली थी। मैंने कहा, राजवीर प्लीज़। और शायद उसी वक्त राजवीर को कुछ याद आया था, कुछ एहसास हुआ था। उसने झटके से मुझे छोड़ दिया था। उसकी आंखें शिद्दत की वजह से लाल होने लगी थीं। उसने मेरी तरफ से पीठ मोड़ ली थी, शायद अपने जज्बात मुझसे छुपाना चाहता था। कहने लगा, सॉरी पायल, मैं भूल गया था, जज्बातों में कुछ ज़्यादा ही बह गया था। मुझे इस बात का एहसास ही नहीं रहा कि मैं तुमसे वादा कर चुका हूँ कि कभी तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। लेकिन पता नहीं कैसे आज मैं वो वादा भूल गया। तुम आज़ाद हो, जाओ जाकर नाश्ता बनाओ। ये कहकर राजवीर बेवजह ही ड्रॉल खोलकर उसमें सामान इधर उधर करने लगा था। मैं उसके दिल की हालत समझ सकती थी। मैंने आज से पहले कभी राजवीर को इतना दुखी नहीं देखा था। मेरा दिल उसके लिए एकदम से तड़प उठा था और मैं भागकर उसके सीने से लग गई थी। मैंने कहा, राजवीर, तुम्हें पूरी इजाज़त है, तुम मुझ पर अपनी चाहतें लुटा सकते हो। मैं भी तो न जाने कब से इन चाहतों के लिए तरस रही हूँ, लेकिन खुद पर ज़बरदस्ती के बंधन बांधे बैठी थी। लेकिन आज मैं खुद को इन बंधनों से आज़ाद करती हूँ। राजवीर की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने कसकर मुझे अपनी बाहों में भरकर चूम लिया था। ये हमारी मोहब्बत की शुरुआत की पहली सुबह थी। उसने मुझे इस कदर प्यार दिया कि मेरा मरा हुआ दिल फिर से जिंदा होने लगा। मेरी प्यासी रूह फिर से सैराब होने लगी और मुझे लगा कि ज़िंदगी में इंसान को बिल्कुल अविचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि खुद को बार बार मौका देना चाहिए। और जो मोहब्बत आपके इंतज़ार में हो उसे स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं होता। बहुत देर लगी थी मुझे ये समझने में, मगर मैं समझ गई थी और ज़िंदगी एक बार फिर से बहुत खूबसूरत हो गई थी। राजवीर की संगत में वो मेरी संगत पाकर पहले से ज़्यादा पागल हो चुका था। आए दिन ऑफिस से छुट्टी कर लेता और सारा दिन मेरे पास बैठा रहता, अपने दिल की बातें करता रहता। अंजलि हमारे साथ मिलकर खेलती रहती। उसने अंजलि को बिल्कुल अपने बाप जैसा प्यार दिया था। कभी महसूस नहीं होने दिया कि अंजलि उसकी भतीजी है। और मुझे भला और क्या चाहिए था। अभिषेक का ख्याल भी कभी कभी दिल में आता था और मैं अब बेचैन नहीं होती थी। यकीनन वो भी जहाँ होगा बहुत खुश होगा, क्योंकि यहाँ मैं खुश थी। जिंदगी एक बार फिर से रवा होने लगी थी। राजवीर की संगत में मैं दोबारा से तरोताज़ा हो गई थी। पतझड़ के बाद पेड़ों पर नए फूल उगने लगे। राजवीर की संगत में जिंदगी पहले से बढ़कर खूबसूरत लगने लगी और मैं एक बार फिर से उम्मीद से हो गई। राजवीर मेरा पहले से बढ़कर ख्याल रखने लगा और मेरी सांस भी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। और फिर मेरी गोद में एक चांद जैसी और बेटी आ गई। राजवीर तो उसे चूम चूम कर थक नहीं रहा था। कहने लगा, ये तो बिल्कुल अंजलि जैसी है, हमारी छोटी अंजलि, बिल्कुल परियों जैसी। हमने छोटी परी का नाम एंजेलिना रख दिया था। ये नाम राजवीर ने ही रखा था। जिंदगी एक बार फिर से पूरी हो गई थी और पुराने घाव भर चुके थे। राजवीर की मोहब्बत एक लम्हे के लिए भी कम नहीं हुई थी, बल्कि वक्त के साथ साथ मजबूत होती चली गई। और हमारी छोटी बेटी एंजेलिना भी 2 साल की हो गई। वो कभी कभी मुझे छेड़ता और कहता, खुद ही सोचो, अगर उस दिन तुम इनकार कर देती तो क्या इतनी खुशियाँ हमारे नसीब में लिखी जाती। और मैं मुस्कुरा देती। मैंने कहा, तुम जिद पर जो अड़ गए थे, इसीलिए मुझे तुम्हारी बात माननी पड़ी। कहने लगा, मेरी जिद सच्ची थी, मेरी लगन सच्ची थी, इसलिए आज तुम मेरे साथ हो। तुम्हारा होना मुझे मुकम्मल करता है। वो इख्तियार मुझे अपने साथ लगा लेता और मैं अपने अंदर एक नई उमंग, नई खुशी महसूस करती थी। मगर शायद मेरी खुशियों की उम्र बहुत कम थी।
या शायद मेरे मुकद्दर में ही दुख थे और अपने हमसफ़र का साथ लंबा नहीं लिखा था। राजवीर बिजनेस ट्रिप पर जा रहा था और जाने से पहले बार बार मुझे अपने सीने से लगा रहा था। कह रहा था, पहली बार तुमसे इतना दूर जा रहा हूँ 1 महीने के लिए। मेरा तो दम घुटने लगा है ये सोच कर ही। और मैं कहती, क्या हो गया है राजवीर, क्यों बच्चों जैसी बातें करते हो? अब तुम बड़े हो जाओ। वैसे भी हमारी शादी को 3 साल बीत गए हैं, मगर तुम्हारा बचपना अभी ख़त्म नहीं हुआ। कहने लगा, क्या करूं? जब तुमसे दूर जाता हूं तो यूं ही लगता है जैसे अब शायद कभी नहीं मिल पाऊंगा। और मैंने बेख्तियार उसके होंठों पर अपने हाथ रख दिए। मैंने कहा, ऐसी बातें क्यों करते हो? क्यों परेशान करते हो मुझे? अगर नहीं जाना तो मत जाओ, मन कर रहा है तो रुक जाओ। कहने लगा, मजबूरी है यार, एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में जाना है और मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। मगर देखना, मैं तुम्हें रोज़ वीडियो कॉल्स करूँगा और तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा देखकर वक्त गुजर जाएगा। जाते समय उसने एंजेलिना और अंजलि को खूब प्यार किया था। यूँ लग रहा था जैसे वो उनसे आखिरी बार मिल रहा है। बार बार उसकी आंखें भीग रही थीं और मेरा उसे देखकर बुरा हाल था। और वो फिर चला गया, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे खालीपन छोड़कर, मुझे इतनी मोहब्बत देकर कि अब उसकी जुदाई सहना मुश्किल लगने लगा था। 1 महीने तक हम दोनों ने ये कैसे गुजारा किया था, ये हम ही जानते थे। अगली सुबह उसकी वापसी की फ़्लाइट थी और मैं खुशी से निहाल थी कि कल मैं उसे देख सकूंगी अपने सामने। मगर शायद अब मेरी ज़िंदगी में अगले दिन की कोई सुबह नहीं थी, बस तारीक अंधेरी रातें थीं और हिजर की मुझ पर तकलीफ़ों भरे लम्हे। क्योंकि अगली सुबह जब मैं उसे रिसीव करने के लिए अपनी सास अंजलि और एंजेलिना के साथ एयरपोर्ट पहुंची तो अत्यंत क़यामत खेज खबर मेरे इंतज़ार में थी। क्योंकि फ़्लाइट में कुछ फॉल्ट आने की वजह से वो मंजिल पर पहुंचने से पहले ही क्रैश हो गई थी। मेरे सामने बड़ी सी स्क्रीन पर न्यूज़ चल रही थी और मैं बिल्कुल सांस रोके देख रही थी। एंजेलिना बार बार मेरी साड़ी का पल्लू झटक रही थी कि मम्मा पापा कब आएंगे, और मैं उसे क्या बताती कि अब पापा कभी नहीं आएंगे। मेरी सास अपने दूसरे बेटे की मौत पर बिल्कुल पागल सी हो गई थी और मैं उन्हें क्या संभालती कि मैं भी तो अपने होश खो बैठी थी। मेरे कानों में राजवीर के आखिरी अल्फाज गूंज रहे थे कि जब मैं वापस आऊँगा तो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज साथ लाऊंगा जिसे देखकर तुम खुश हो जाओगी। आंसू मेरी आंखों में सूख गए थे। मेरी बेटियां मुझसे मासूम से सवाल कर रही थीं और मैं उन्हें खाली खाली नज़रों से देख रही थी। दिल चाह रहा था कि मैं भी मर जाऊं, मगर इन मासूम बच्चियों को देखकर इस दर्द भरी जिंदगी से छुटकारा नहीं पा सकती थी। मेरी सास राजवीर के मरने के थोड़े ही समय तक जिंदा रही थी और आखिरी सहारा भी मुझसे छिन गया था। मगर मुझे अपनी बेटियों के लिए जीना था, वरना इस जीने में मुझे कोई खुशी नहीं थी। मेरी बेटियां मेरी आंखों के सामने बड़ी होने लगीं और मेरा गम भी अंदर ही अंदर बढ़ता गया। कभी कभी भगवान से शिकवा करती हूँ, क्यों मेरे ही नसीब में इतने दुख लिख दिए थे कि जिन्हें उठाने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। उसकी यादें, उसकी बातें हर तरफ मेरे कानों में किसी उदास नगमे की तरह बजती थीं, मगर उनसे छुटकारा पाना आसान न था क्योंकि मुझे अब इन्हीं यादों के सहारे जीना था। तो दोस्तों, ये कहानी थी पायल, अभिषेक और राजवीर के नाम। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अपने नाम की स्टोरी लिखवाने के लिए आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपने नाम दे सकते हैं। नाम आपको कपल्स में ही देने हैं। मैं आप लोगों के नाम की स्टोरी भी लेकर ज़रूर आऊँगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई स्टोरी में।